नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं निहाल जायसवाल आपको यहाँ पर कांस्टेबल की जो है एमसीक्यू लेकर के हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके पहले मिर्जा सर ने आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड की हैं। आज मैं यहाँ पर साइंस की जो एमसीक्यू हैं जो महत्वपूर्ण है आपके कांस्टेबल के पेपर के लिए, तो वहाँ पर हम लोग उसको लेकर के आए हैं। अब देखिए छोटी सी सूचना कि हमारे यहाँ जो है आरक्षक के लिए, पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज जो है कंडक्ट कराई जा रही है, जो कि हमारे यहाँ 11 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इन नंबरों पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर यदि आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा के ऐप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे जो कि 50 रुपये है, वहाँ से आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टेस्ट जो है हम लोग का वो 14 तारीख को होने वाला है, तो आप बिल्कुल इसका लाभ ले सकते हैं और इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज हमारे क्वेश्चंस की ओर, जहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो मानव शरीर है वहाँ पर गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र ये 23 जोड़े में पाए जाते हैं। याद रखेंगे 23 जोड़े बोल रहा हूँ मैं, 23 जोड़े, जिसमें से 22 जोड़े जिनको कहा जाता है ये ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ा। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो देखिए 22 जोड़े कहने का मतलब कितना, 44 गुणसूत्र, और एक जोड़ा जो होता है ये लिंग निर्धारक गुणसूत्र होता है, जो कि इसकी संख्या कितनी हो गई, 2। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें गुणसूत्र, तो हमारे पास टोटल कितने मिलते हैं, 46 गुणसूत्र हमारे पास होते हैं, 46 गुणसूत्र। ठीक, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर ये दिया हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में ये ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा जो एक गुणसूत्र है, यहाँ पर एक जोड़ा गुणसूत्र है जो लिंग निर्धारण कह रहे हैं, तो इसमें एक एक्स वाई होता है और एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। ये जो एक्स वाई है ये लड़कों के लिए होता है और जो एक्स एक्स है ये लड़कियों के लिए। इसी के आधार पर लिंग का चयन या निर्धारण जो है किया जाता है। यदि मान लीजिए बॉयज से एक्स आया और गर्ल से भी एक्स आया तो होने वाली संतान जो होगी वो लड़की होगी, और यदि बॉयज से वाई गुणसूत्र जाता है और यहाँ पर गर्ल्स से जो है एक्स गुणसूत्र जाता है तो वहाँ पर होने वाली संतान जो होगी वो पुरुष होगी या बालक होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये छोटी सी जानकारी थी। अब देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है रेड वाइन में पाया जाने वाला सबसे आम एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है। देखिए यहाँ पर कैटेसिन दिया गया है, टेट्रोटाइक्सिन दिया गया है, पॉलीफिनॉल और टोकोफेरॉल। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन आप हिंदी को ही मेन मानेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस में हो सकता है ट्रांसलेशन के टाइम पे इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो हिंदी को ही आप लोग सर्वमान मान करके चलिएगा। देखिए देखते हैं कैसे। कैटेसिन जो है ये भी एक प्रकार का क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, और जो कि किस में पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है। ठीक, इसके अलावा टेट्रोटॉक्सिन, यहाँ पर देखिए टॉक्सिन लिखा हुआ है, यह एक प्रकार का क्या है, विषैला पदार्थ होता है, और यह विषैला पदार्थ जो है ये ऑक्टोपस में पाया जाता है। ऑक्टोपस एक विशेष प्रकार का ऑक्टोपस होता है, उसमें यह पाया जाता है। और उसके बाद पॉलीफिनॉल जो है इसका जो है ये सही आंसर होगा, जो कि रेड वाइन में हम लोग को देखने को मिलता है। कौन सा, पॉलीफिनॉल, ये कि रेड वाइन में मिलता है, रेड वाइन में ये पाया जाता है। इसके अलावा पौधों में भी यह कुछ जैसे सब्जियों और फलों में इसको देखने को यह मिलता है। टोकोफेरॉल की यदि बात करें तो टोकोफेरॉल जो है यहाँ पर हम लोग का आंसर जो है सी होगा, पॉलीफिनॉल। लेकिन टोकोफेरॉल की यदि हम लोग बात करें तो टोकोफेरॉल यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, ये जो है हमारे खाद्य पदार्थों में मिलता है। किसमें मिलता है, खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है।
और खाद्य पदार्थों में जैसे मेवा हो गया या वनस्पतिक तेल हो जाता है, वनस्पतिक तेल जो होता है इसमें ये जो है पाया जाता है टोकोफेरॉल। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, जेनेटिक कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। पहला जो क्वेश्चन है, इसका आविष्कार डॉक्टर हरविंद खुराना ने किया था। तो याद रखेंगे इसका जो आविष्कार है अरविंद हरगोविंद खुराना ने किया था। इसके अलावा बी दिया गया है, इसकी पहचान जैविकी तत्व डीएनए से की जाती है। इसके द्वारा एक परिवार की अनेक पीढ़ियों के रक्त समूह, यहाँ पर दिया गया है रक्त समूह का निर्धारण होता है। इसके बाद दिया गया है इसके माध्यम से कुछ विशेषताओं की आनुवांशिकता ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है ये सत्य है, और इसके संबंध में याद रखेंगे नीरेनबर्ग और डब्ल्यू होली जो थे ये इनके साथ थे मिलकर के, हरविंद खुराना और नीरेनबर्ग और डब्ल्यू होली जो थे इनके साथ मिलकर के इन्होंने काम किया था, और इसके लिए 1968 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये तो हमारा कथन क्या है, सही है। इसकी पहचान जैविकी तत्व डीएनए से की जाती है, ये भी संबंध मतलब सही है यहाँ पर। इसके अलावा दिया गया है इसके द्वारा एक परिवार की अनेक पीढ़ियों की रक्त समूह, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है या कथन जो है ये गलत है। रक्त समूह की नहीं बल्कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनकी संरचनाओं का अध्ययन यहाँ से किया जाता है। तो सी जो है हमारा गलत है और डी यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, उत्पादन के लिए किया जाता है। तो देखिए शब्द कैसा है, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी देखिए जैव उर्वरक दिया हुआ है, जैविक गैस दिया गया है, ऊतक संवर्धन दिया गया है और सूचना तंत्र दिया गया है। याद रखेंगे यहाँ पर जैव उर्वरक, जैविक गैस, ऊतक संवर्धन और सूचना तंत्र, यहाँ पर याद रखेंगे सूचना तंत्र के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी जो है ये नहीं आएगी सूचना तंत्र में। तो ये ऑप्शन नंबर जो मतलब 4 है वो गलत हो जाएगा। तो गलत होने वाले में देखिए ऑप्शन नंबर 4 किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, केवल एक में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है, जिसमें एक ओर हमारी ग्रंथियां दी गई है और दूसरी ओर उनमें पाए जाने वाले कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, इनको हमको मिलाना है। तो यदि हम इसकी बात करें तो देखिए जनन ग्रंथि की यदि हम लोग बात करेंगे तो जनन ग्रंथि को ओजेस्ट्रॉन से बात कर रहे हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो है इस पीयूष ग्रंथि को यदि हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा हमारा वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय की बात करें तो ये इंसुलिन का जो है सिक्रेशन करता है या स्त्रावण करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। और अधिवृक्क जो है इसमें कार्टिसोल, ये कार्टिसोल है। ठीक है, तो कार्टिसोल हार्मोन जो है वो बनता है। तो कार्टिसोल यदि ज़्यादा हो रहा है तो आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा या स्ट्रेस जो है वो होता है, तो याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से यदि हम लोग मिलाएं इसको तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या आया, 2 3 1 4, कहीं पर दिख रहा है क्या, 2 3 1 4, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है। अस्थि कहने का मतलब वही हड्डी वगैरह जो है। ठीक है, दांत निर्माण में तो आप जानते होंगे कि दांत जो है उसमें कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम यदि देखें तो कैल्शियम 2 में दिख रहा है, 1 2 और ये 3 में दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो क्या होगा, गलत होगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा अस्थि और दांत निर्माण के लिए उनकी मजबूती को बनाए रखने के लिए उसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है पारे का मिलीग्राम के पदों में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, या पार्ट्स पर मिलियन और ग्राम प्रति लीटर में। तो याद रखेंगे जो रक्त है उसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो मिलीग्राम प्रति
डेसीलीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं या मिलीमोल प्रति लीटर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्या याद रखेंगे, मिलीमोल, ऐसा याद रखेंगे, मिलीमोल प्रति लीटर, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, या तो इसका करेंगे या इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मानव शरीर में कोलेजन का विशेष स्वभाव क्या है। ठीक है, कोलेजन का विशेष स्वभाव क्या है, तो देखिएगा इसमें यहाँ पर देखिए, थक्का बनाने में रक्त की मदद करना, सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, रक्त की धारा में कैल्शियम को प्रवाहित करता है, बालों को उनके रंग पाने में मदद करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि हम लोग देखें तो रक्त का थक्का जमने में रक्त की मदद करता है। देखिए, थक्का जमने में यह रक्त की मदद नहीं करता है, यहाँ पर फाइब्रोजन, ठीक है, फाइब्रोजन जो होता है उसके द्वारा रक्त का थक्का जमने में क्या होती है, मदद मिलती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कहा गया है रक्त की धारा में कैल्शियम को प्रवाहित नहीं अवशोषित करने का कार्य करता है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बालों को उनका रंग पाने में मदद करता है, तो याद रखेंगे रंग के संबंध में बालों को रंग देने का कार्य मेलेनिन नामक पिगमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये जो है हमारा 3 ऑप्शन देख लीजिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होगा। सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन को बनाना ये इसका कार्य होता है। अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांशतः भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखिएगा यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर पेनक्रियाज जो होता है एक प्रकार का मिश्रित ग्लैंड होता है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है। क्योंकि यहाँ से रस का क्या होता है, स्त्रावण भी होता है, इसके साथ ही साथ ये इंसुलिन नामक हार्मोन को भी क्या करती है, सिक्रीट करती है। ठीक, बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में भोजन का जो है, जो जल होता है उसका पाचन होता है, तो मिनिमम पाचन यहाँ पर हो रहा है। समझिए बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, उसके बाद मल जो है शरीर से त्याग दिया जाता है बड़ी आंत के माध्यम से। छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत वह आंत होती है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में भोजन का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। तो इसलिए हमारा छोटी आंत जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए इंसुलिन स्त्रावित होता है। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि इंसुलिन जो है वो हमारे पेनक्रियाज या अग्नाशय से क्या होता है, स्त्रावित होता है। और ये एक प्रकार का क्या है, मिश्रित ग्लैंड है, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी व्यवहार करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथियों की तरह भी यह व्यवहार करता है, इसलिए याद रखेंगे इसको, पेनक्रियाज को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है 11वें नंबर का क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला विकार है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन बी। देखिएगा विटामिन डी जो है यहाँ पर दिया गया है, विटामिन के दिया गया है, विटामिन ए दिया गया है और विटामिन बी दिया गया है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स नाम का रिकेट्स ये होता है, बच्चों में पाया जाने वाला रोग है। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ के लिए। विटामिन के जो है मैंने अभी आपको बताया था, विटामिन के फाइब्रिनोजन वाला जो था वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ये। विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। विटामिन ए को बाद में देखेंगे। विटामिन बी से याद रखेंगे, विटामिन बी में बहुत सारी इसकी फैमिली या समूह के रूप में पाया जाता है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9, B12 ये अलग अलग यहाँ पर विटामिनों के समूह हैं जो विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं। इसी में बेरी रोग से संबंधित जो चीज़ें होती है वो विटामिन बी की कमी से होती हैं। मतलब इसमें और भी चीज़ें हैं, उनको याद रखेंगे आप लोग। और विटामिन ए की कमी से हमारे पास क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, जिसमें व्यक्ति जो है रात के समय देख नहीं पाता है, या अधिक कमी हो जाने पर उसको देखने में समस्या होती है, अंधापन भी हो सकता है। तो यह आप याद रखेंगे, रतौंधी शब्द से याद रख सकते हैं रात में अंधा हो जाना, तो ये रतौंधी कौन सा, विटामिन ए से, याद रखेंगे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है, निम्नलिखित में से क्या जीका वायरस के बारे में सही है, पूछा जा रहा है जीका वायरस के बारे में। ठीक है,
यह एंडीज मच्छर से फैलता है। इसका नाम अल्जीरिया के जीका वन पर पड़ा है। जीका वायरस के कारण जीका ज्वर हो तो इसका लक्षण डेंगू ज्वर के समान होता है। जीका वायरस फैलवी वायरस जाति का सदस्य है। ठीक है, तो इसको देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो सारे कथन दिए गए हैं, ये एंडीज मच्छर से फैलता है, बिल्कुल ये एंडीज मच्छर से फैलता है। इसके अलावा जीका वायरस के कारण जीका ज्वर हो जाता है, जिसका लक्षण डेंगू ज्वर के समान होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन जो दिया गया है, जीका वायरस फैलवी वायरस जाति का सदस्य है, ये भी सही है। यहाँ पर याद रखेंगे अल्जीरिया, इसका नाम जो है अल्जीरिया के जीका वन पर नहीं पड़ा है, बल्कि युगांडा में पाए जाने वाले जीका वनों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जो है सही आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि सही कौन सा नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया का जीका वन नहीं है, याद रखेंगे युगांडा का जीका वन यहाँ पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं। सहसंयोजी यौगिक जल में आयनित होते हैं। तीसरा, समन्वय या संकुल यौगिक आयनीकृत होकर के सभी अवयवी आयन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है पहला कथन? क्या है? सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए या सी जो है यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर ए हम लोग को सही दिख रहा है। इसके अलावा एक और देखिए, सहसंयोजी यौगिक जल में आयनित होते हैं। तो जल में आयनित सहसंयोजी यौगिक हैं जो जल में आयनित होते हैं, ये कथन जो कहा गया है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि सहसंयोजी यौगिक हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाए हुए होते हैं और ठोस अवस्था में जनरली होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक तो जो है विलय नहीं होंगे या आयनित नहीं होंगे, याद रखेंगे। समन्वय या संकुल यौगिक आयनीकृत होकर, तो याद रखेंगे समन्वय या संकुल यौगिक जो ऐसे होते हैं जिनके बीच सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसके बाहरी कोष में जो होते हैं वो तो आयनित हो जाते हैं, लेकिन अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें आयन या आयनीकृत वो नहीं हो पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 गलत है, एक सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी में भी इसको दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर लेंगे, ये हमारा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक, देखेंगे इसको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का दूसरा नाम है? आरडीएक्स वही जैसे विस्फोटक पदार्थ होता है जिससे उड़ाने का कार्य किया जाता है, बम वगैरह बनाते हैं। तो आरडीएक्स का नाम यहाँ पर याद रखेंगे साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट के नाम से इसको जाना जाता है आरडीएक्स को। तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार, तो याद रखेंगे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। यहाँ पर याद रखेंगे इसका नाम क्या होता है? साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का जो नाम है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो साइक्लोनाइट के नाम से इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पहली चीज कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? ठीक है, कि रासायनिक परिवर्तन तो जब किसी वस्तु या पदार्थ की रासायनिक गुणों में परिवर्तन होते हैं और एक तीसरे प्रकार का पदार्थ बन जाए। मान लीजिए कि ए और बी मिक्स हुए और इनके रासायनिक यौगिकों में परिवर्तन हुआ या रासायनिक तत्वों में परिवर्तन हुआ, इनके परमाणु जो हैं उसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में, और इससे एक नया तत्व बन गया सी। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी अभिक्रिया होती है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, उसके रासायनिक यौगिकों में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसकी आकार, आकृति, देखने के ढंग में इसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे इसके अंतर्गत गैस जो है द्रव में बदल सकती है। ठीक, द्रव जो है ठोस में बदल सकता है, मतलब इसके आकार वगैरह में ही परिवर्तन हो रहा है, तो वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं इस पे उदाहरणों पे। याद रखिए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना। देखिए, हवा में चांदी के बर्तन सिल्वर कहा जाता है, जिसे डिनोट किया जाता है। बर्तनों का काला क्यों हो जाते हैं? तो जब ये हवा से क्रिया करते हैं तो हवा में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और इसलिए वो काला हो जाता है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती भी जब जलती है तो एक तो वो कार्बन के रूप में हो जाती है, कार्बन और जल वाष्प के रूप में मिक्स हो जाती है,
दूध से दही बनना, तो दूध में आप लोग जानते होंगे लैक्टिक एसिड पाया जाता है या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और दही जब बनता है उसके संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जबकि पानी में चीनी का घुलना, ये जो है हमारा भौतिक परिवर्तन है, पानी में चीनी का घुलना। देखिए पानी में जब हम चीनी को घोलते हैं, पानी में चीनी को घोलते हैं तो वह चीनी ही रहती है, ठीक है। भले ही वो क्या हो जाएगी, पानी में घुल गई है, लेकिन वो किस ठोस से किस में गया, ठोस से वो क्या बन गया, द्रवित अवस्था में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके आकार में या देखने की जो चीजें हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। यदि चीनी के पानी को गर्म किया जाए तो उससे चीनी फिर से प्राप्त की जा सकती है। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। 15वें नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए अब फिर से पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन, इसके पहले मैंने बताया रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना। देखिए प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में जो विभक्त होता है उसको वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं इसको। और ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना और सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। देखिए मिट्टी जो है वो सनी हुई है, पहले थोड़ी सी गीली अवस्था में है, अब सूखने के बाद क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा, यही चीज़ बोल रहे हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, मैंने अभी चीनी का बताया, उसी तरीके से ये नमक का पानी में घुलना, ये भी क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये क्या होता है, ये होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि सब्जियों को जब पकाएंगे तो उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा और वो मुलायम हो जाएगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अपने संक्षारण रोधी गुण के कारण निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नौकाओं के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने में किया जाता है। देखिए संक्षारण रोधी गुण के कारण निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नौकाओं के निर्माण में। अब देखिए नौकाओं के निर्माण में बोल रहे हैं, मतलब यदि नाव बनाएंगे या फिर शिप का यदि हम लोग निर्माण करेंगे, तो पहली चीज कि ये तो समुद्रों में चलेगी, बड़े बड़े समुद्रों में या जो है ये नदियों में। और बड़ी नौकाओं का उपयोग बोल रहे हैं, ये नौकाओं का, तो ये शिप्स का उपयोग बोल रहे हैं तो समुद्रों में के लिए। तो समुद्र का पानी एक तो क्या होता है, खारा होता है, और दूसरी चीज यदि नौकाएं बनानी है और बड़ी नौकाएं बनानी है तो वो क्या होनी चाहिए, वो चीज़ थोड़ी सी हल्की भी होनी चाहिए ताकि वो फ्लोटिंग ज़्यादा उसमें सामान जो है लोड वगैरह किया जा सके। तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे जो टाइटेनियम होता है, जो टाइटेनियम होता है इसका उपयोग हम लोग क्या किया जाता है, इसके लिए किया जाता है, जो हल्की भी होती है और इसके अलावा वो संक्षारण रोधी भी होती है, संक्षारण रोधी गुण भी उसमें होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है टाइटेनियम, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो 18वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है निम्नलिखित धातुओं को भूपर पट्टी में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में जमाइएगा। तो घटते क्रम में जमाना है तो यहाँ पर सबसे पहले जो होगा वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है भूपर पट्टी पर, वो सबसे पहले आएगा। तो याद रखेंगे सर्वाधिक मात्रा में इन सब में जो पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो सर्वाधिक मात्रा में भूपर पट्टी पर मिलता है। और देखिए एल्यूमिनियम जो है पहले नंबर पर आएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो होगा वो होगा लोहा, और लोहा आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 3 में दिया गया है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो फिर कैल्शियम आएगा, कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम के बाद यदि हम लोग बात करें तो कैल्शियम के बाद यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो आ जाएगा हम लोग का सोडियम, सोडियम। और 5वें नंबर पर हमको मिलेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा, एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ये क्रम जो है ऐसे घटते हुए जाएगा। तो एल्यूमिनियम देखिए सबसे पहले नंबर पर, सिर्फ एक ही ऑप्शन में एक जो है पहले नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है मोती की रासायनिक संरचना क्या है। मोती जो आप माला वगैरह पहनते हैं उसमें जो मोती लगता है उसकी रासायनिक संरचना पूछ रहा है कि वह किस चीज की बनी होती है। प्राकृतिक वाला पूछ रहा है ना, आर्टिफिशियल वाला नहीं। तो प्राकृतिक यहाँ पर याद रखेंगे। प्राकृतिक आप लोग याद देखिए, ये सीपीओ में बनता है और सीपीओ की चीजें बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है और मोती भी उसी से बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। मोती की रासायनिक संरचना जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। इसका सूत्र होगा CaCO3 जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी संरचना जो होती है वो होती है, यहां से याद रखेंगे आप लोग। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, देखिए निम्न का सही मिलान कीजिए। ठीक है, निम्न का सही मिलान कीजिए क्या पूछ रहा है। एक तरफ दिया गया है सिलिकॉन और एक तरफ दिया गया है फ्लोरीन, मतलब नाम दिए गए हैं धातुओं के और उनकी संयोजकताओं को पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखेंगे संयोजकता की जब बात आती है क्या होती है, वैलेंसी जिसको बोलते हैं संयोजकता। तो ये संयोजकता का मतलब है किसी भी परमाणु का वह गुण जिससे वह इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या ग्रहण करने की जितनी क्षमता होती है वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो यदि हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो हो जाता है 14। इसके बाद फ्लोरीन ये होता है 9, एल्यूमिनियम जो होता है 13 और सल्फर जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक है ये होता है 16। ठीक, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो यदि हम इसको व्यवस्थित करें तो 14 में से इलेक्ट्रॉन देखिए, तो इसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 10 हो गया 4। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो या तो 4 दे सकता है या 4 ले सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो 4 कहाँ पर दिख रहा है, चौथे नंबर पर। ठीक, फ्लोरीन में दिया गया है 9। तो फ्लोरीन का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2 8 1, तो इसकी वैलेंसी जो है 1 होगी, 1 इलेक्ट्रॉन यह दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 है, 2 8 हो गया 10 और ये 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। तो एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके बाद बात करें सल्फर की, तो सल्फर का याद यहाँ पे आएगा 2। यहाँ पर देखें यदि हम लोग तो क्रम कौन सा मिला हम लोग को, 4 मिला। ऑप्शन यदि देखें तो 4 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 2। तो 4 1 3 2 यहाँ पर दिख रहा है क्या, 4 1 3 2। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये सही होगा, यहाँ ये 2 है याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए परमाणु के कक्षकों या कक्षा बोला गया है, ऑर्बिट बोला गया है, ऑर्बिट नहीं बोला गया है। कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है आप बाहु सिद्धांत द्वारा, हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत पर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन कहा गया है आप बाहु के सिद्धांत के आधार पर परमाणुओं के कक्षाओं में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसका भरा जाता है या इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इसको याद रखेंगे आप बाहु सिद्धांत को, जिसमें आप ऐसा लिखते हैं 1s2 2s2, ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप बाहु सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं और इसी के माध्यम से परमाणुओं के कक्षों को भरने का जो क्रम है वो निर्धारित किया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए परमाणु बने होते हैं। ठीक है, परमाणु बने होते हैं, देखिए याद रखेंगे। यहाँ पर ये परमाणु है, मान लीजिए परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्र लगाते हैं या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नाभिक में पाए जाते हैं, एक तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन, ठीक, और इसी में पाए जाते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉनों में जो होता है ये उदासीन होते हैं, क्या होते हैं, उदासीन। ठीक है, प्रोटॉन की यदि बात की जाए तो ये धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ऋण आवेशित तत्व होते हैं। क्या होते हैं, ऋण आवेशित। तो इस तरीके से यदि देखें तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, प्रोटॉन्स भी मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स भी मिलते हैं और ये इसलिए उपरोक्त सही जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहले, भूसे में लिपटी हुई बर्फ
जल्दी नहीं पिघलती है। दूसरा, भारी पानी में साबुन का झाग आसानी से होता है। ठीक, इसके बाद दिया गया है लोहे की कील पारे पर तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है। इसका क्या कहा गया है? सत्य कथन का चयन कीजिए, ये कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, पहला कथन कह रहा है भूसे में लिपटी हुई बर्फ जल्दी नहीं पिघलती। इसका कारण क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, बर्फ है एक, ये ले लीजिए हम लोग का क्या है, बर्फ है। तो बर्फ के ऊपर मान लीजिए भूसे का परत चढ़ी हुई है। क्या है? ऐसे भूसे की परत इसके ऊपर चढ़ी हुई है। तो बर्फ के ऊपर भूसे की परत होती है तो एक वायु से जो उष्मा है, वायुमंडल से जो उष्मा है उसको अंदर नहीं जाने देती और बर्फ की जो उष्मा है उसको बाहर नहीं आने देती है। और इस तरह से जो ये भूसा होता है वो एक उष्मा रोधी की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? उष्मा रोधी की तरह व्यवहार करता है। तो उष्मा रोधी की तरह व्यवहार करता है। तो इस कथन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है हमारा। तो सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक भी सही है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए, भारी पानी में साबुन का झाग आसान होता है। यहाँ पर याद रखेंगे भारी पानी जो बोल रहे हैं तो भारी पानी का सूत्र होता है D2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भारी जल होता है उसमें पानी जो है झाग जल्दी नहीं देती है, मृदु जल में देती है या हल्की जल में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए किस में दिया गया है, 1 में भी दिया गया है, 2 में भी दिया गया है, 3 में भी दिया गया है। तो ये तो हमारा 3 ऑप्शन जो है गलत हो गए। लोहे की कील पारे पर तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर लोहे का जो घनत्व है, लोहे का घनत्व जो है ये पारे से क्या होता है? कम होता है, कम होता है। याद रखेंगे लोहे का घनत्व क्या होता है? पारे से कम होता है। इसलिए जब पारे के ऊपर लोहे को रखा जाता है तो लोहा जो है पारे में तैरने लगता है। लेकिन वही लोहा की कील जब किस पर रखा जाता है? पानी में। तो पानी का घनत्व जो है वो लोहे से क्या होता है? पानी का घनत्व जो है वो लोहे से ज़्यादा होता है। ठीक है, पानी का घनत्व जो है लोहे से क्या होता है? कम होता है। यहाँ पर पारे का घनत्व क्या है? लोहे से ज़्यादा है। यहाँ पर लोहे का घनत्व पानी से ज़्यादा है, इसलिए लोहा जो है पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाता है। घनत्व का खेल है कि यदि मान लीजिए कि आप जो हैं भारी है और आपको कोई बच्चा उठा रहा है, वो आपसे कम भारी है तो वो आपको दब जाएगा, छोटा है। ठीक है, इसी तरीके से समझ सकते हैं इसको। बाकी घनत्व के फॉर्म में समझिए कि लोहे का घनत्व जो है पारे के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। मतलब पारे का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए लोहा उसमें तैरता है। इसके अलावा पानी में डूब जाती है तो पानी का घनत्व लोहे से कम होता है, इसलिए वह डूब जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है? सत्य है। तो 1 और 3 जो है यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। उष्मा का उत्तम संचालक है पहला एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर और कॉपर। इसमें कहा गया है उत्तम संचालक, मतलब सर्वाधिक रूप से जो उष्मा का संचरण अधिक अच्छे से कर सकता है, सबसे अच्छे से, तो वह कौन सा है? तो याद रखेंगे सिल्वर जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि सिल्वर जो है उष्मा का उत्तम संचालक है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है? 25वें नंबर का, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है, उसका कारण क्या है? मैंने अभी बताया आपको लोहे वाले में कि पानी, जो भी चीज़ किसी वस्तु से ज़्यादा घनत्व वाली रहेगी वह उस वस्तु में डूब जाएगी, लेकिन जिसका घनत्व उस वस्तु से कम होगा वो वस्तु उसमें तैरेगी। जैसे मिट्टी का तेल यदि बात करें तो मिट्टी का तेल जो है इसका घनत्व जो होता है, इसका घनत्व जो है ये पानी की तुलना में क्या होगी? पानी की तुलना में कम होगी, पानी की तुलना में कम होती है। अब चूंकि पानी की तुलना में ये क्या हो जाएगा? कम होगा, इसलिए ये क्या होगा? पानी में तैरेगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया गया है। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, तो ये दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर याद रखेंगे कि जब हम जमीन पर चलते हैं या कहीं पर भी चलते हैं, देखे होंगे आप जब एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं चंद्रमा पर, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, घर्षण वगैरह नहीं हो पाती है वहाँ, तो इस वजह से वहाँ के लोग मतलब चल नहीं पाते हैं।
ठीक तरीके से। उसी तरीके का हाल यहाँ पर है बर्फ, ठीक, बर्फ, और दूसरा है जमीन। जमीन की सतह जो होगी वो थोड़ी सी खुरदरी रहती है, तो यहाँ पर घर्षण बल का मान, क्या, घर्षण बल का मान ज़्यादा होगा। मतलब हम अगर ज़मीन पर चल रहे हैं तो वहाँ पर घर्षण जो है ज़्यादा होगा हमारे पैरों और ज़मीन के मध्य, इसलिए वो घर्षण बल जो है हमको आगे फेंकने का काम करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, घर्षण बल का मान यहाँ पर ज़्यादा होगा। लेकिन बर्फ जहाँ पर घर्षण क्या होगा, कम होगा, तो घर्षण यदि कम हो रहा है मतलब चलने में क्या होगी, हमको फिसलने का थोड़ा सा वो होगा भय, इस नाम से बर्फ जो है यहाँ पर देखते हैं, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जहां पर घर्षण जो है वो क्या होता है, कम होता है जमीन की तुलना में। ठीक है, होता है घर्षण, लेकिन घर्षण जो है जमीन की तुलना में वहां पर क्या होता है, कम होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब जो है छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, या दूसरा दिया गया है कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। देखिए, जब हम उसको क्या करते हैं, अंतरिक्ष यान से यदि किसी सेब को फेंका गया तो सेब फेंकने के पश्चात चूंकि वह जो है, एक तो ये पृथ्वी हमारी, अब ये यान यहाँ पर है मान लीजिए अंतरिक्ष यान, और अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष जो होता है तो इसके चारों ओर ऐसे चक्र लगाते रहता है, तो पृथ्वी के द्वारा एक तो उस सेब जो फेंका गया है उस पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और दूसरा चूंकि वह कक्षक के परितः अंतरिक्ष यान घूम रहा था इसलिए वह उसके परितः क्या होगा, घूमने लगेगा, तो साथ साथ घूमेगा, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से क्या होगा, ये गतिमान होगा। इसको याद रखेंगे 27वें नंबर के क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि एक पत्थर को वायु में फेंका जाता है तो यह तय करता है दीर्घवृत्तीय पथ, अति परवलयी पथ या परवलयीय पथ और वृत्तीय पथ। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं पृथ्वी पर, तो जो हमारी पृथ्वी से मान लीजिए पत्थर फेंका गया तो पत्थर इस तरीके से होता है, तो ये जो होता है प्रक्षेप्य गति होता है, या इसी को बोलते हैं परवलयीय पथ। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर होगा 28वें नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 29वां, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, तो याद रखेंगे यहाँ पर। वाट जो है किसकी होती है, शक्ति की इकाई, यहाँ पर याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन अदिश राशि है। अदिश राशि में याद रखेंगे दो राशियां होती हैं, एक को बोलते हैं सदिश राशि और दूसरे को बोला जाता है अदिश राशि। अदिश नाम से ही स्पष्ट है, सदिश मतलब स मतलब साथ और दिशा, जिसमें दिशा के साथ कोई चीजों को व्यक्त किया जाता है वो क्या है, सदिश है। अदिश मतलब अ मतलब अभाव होता है, और दिशा का मतलब जहां पर दिशा महत्वपूर्ण ना हो, केवल परिमाण ही वैल्यू रखती हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो अदिश राशि। तो सदिश में क्या होगा, दिशा भी होगी, कि मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैं इतने किलोग्राम का हूं और मैं इस दिशा में जा रहा हूं, तो यह कैसी होगी, सदिश। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरा भार इतना है और मैं दिशा का कुछ ज्ञान वहां पर नहीं होता है, तो वो कैसी हो जाएगी, अदिश राशि। तो ये जो है हमारी कौन से में आएगी, तो देखिए बल वेग जो है ये भी दिशा दर्शाता है। ठीक, बल की बात करें तो बल किस दिशा में लग रहा है, यदि आप किसी वस्तु को खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं तो आपको उसके हिसाब से बल की दिशा भी चेंज हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा होती है, और यहाँ पर सिर्फ ऊर्जा जो है एक मात्र ऐसा राशि है जो एक अदिश राशि के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि दिशा का कोई महत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितने अधिक से अधिक लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। ठीक है, और किसी टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करें। यदि कुछ चीज़ों में सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर सुधार कर सके।
और इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी और कि हमारे यहाँ जो है 11 अगस्त से जो कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रारंभ हो गई है। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए और डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही एमसीक्यूज आपके लिए और आएंगे आगे के वीडियो में, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।